हेलो दोस्तों, मैं हूं भानु और आपके सामने लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो कि हमारी रहने वाली है अधिगम के सिद्धांत के ऊपर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था बाल विकास और मनोविज्ञान का, लेकिन हम इस बार एक टॉपिक के साथ आए हैं। हम डिस्कस करेंगे अधिगम के सीखने के नियम और सिद्धांत के ऊपर। तो दोस्तों, उसमें जो है हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक विशेष हो जाते हैं जिनसे प्रश्न 4 से 5 नंबर का आता ही आता है। तो उन मनोवैज्ञानिकों में जो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है हमारे E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है, इनका पूरा नाम है। दोस्तों, इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है सीखने के नियम दिए थे और इनको जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो है इनको एक क्वेश्चन ये भी याद कर सकते हैं कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। तो दोस्तों, E.L. थॉर्नडाइक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो है थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख 3 नियम इन्होंने दिए हैं। तो जिसमें दोस्तों सबसे जो पहला नियम इन्होंने दिया है तत्परता का नियम। तो तत्परता के नियम में दोस्तों उन्होंने क्या बताया है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने कहा है कि चाहे बालक हो या चाहे कोई भी हो, तो उसके अंदर सर्वप्रथम कुछ भी सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो है इच्छा की बात कही कि बालक के अंदर सर्वप्रथम इच्छा का होना जरूरी है। अगर वो दूसरे नियम में दोस्तों इन्होंने अभ्यास का नियम बताया। अभ्यास के नियम में इन्होंने बताया कि व्यक्ति में अगर तत्परता है तो वो तेजी से सीख सकता है। इसी प्रकार अगर व्यक्ति किसी भी चीज़ को बार बार अभ्यास करेगा तो भी वह तेजी से सीख लेगा, अन्यथा उसकी सीखने की गति मध्यम रहेगी, धीमी रहेगी, मंद रहेगी। तो इस प्रकार अभ्यास करते करते जो है वो तेजी से सीख सकता है। और उसके अलावा जो है अभ्यास में बार बार करने की प्रवृत्ति, बार बार करने की प्रवृत्ति, बार बार करने की प्रवृत्ति। दोस्तों, बार बार करने की प्रवृत्ति जो है जब रहेगी तो वो जल्दी सीख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रभाव का नियम है, इसको संतोष और असंतोष, संतोष असंतोष का भी नियम कहते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभाव के नियम में इन्होंने ये बात बताई कि किसी भी कार्य को करने से अगर किसी व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, तो वो उसको बार बार करना चाहता है। और अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, उसको एक बार किया, उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा, उसको असंतोष हुआ, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो उसे अगली बार करना नहीं चाहेगा। तो इससे भी अधिगम प्रभावित होता है कि अगर उसके मन की इच्छा के अनुरूप कार्य हो गया तब उसको बार बार करेगा, अन्यथा वह उसको करना नहीं चाहेगा। तो उन्होंने इस प्रकार 3 प्रमुख नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो तीनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसमें से प्रश्न पूछ लेता है कि कौन से थॉर्नडाइक के मुख्य नियम नहीं हैं या कौन से मुख्य नियम हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, उपरोक्त 3 नियमों के आधार पर दोस्तों थॉर्नडाइक ने 3 निष्कर्ष भी दिए। पहला निष्कर्ष दिया कि सीखना पशु व मनुष्यों में समान होता है, सीखना पशु व मनुष्यों में समान होता है। दोस्तों, बाद में इस नियम की आलोचना भी हुई, बाद में और लोगों ने अन्य अन्य नियम दिए, लेकिन जब उन्होंने नियम दिए थे तो उस आधार पर उन्होंने यही निष्कर्ष निकाले थे। उसके अलावा उन्होंने दूसरा क्या कहा, सीखना क्रमोत्तर होता है, सूझपूर्ण नहीं। अर्थात क्रमोत्तर का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप, कि सीखने में स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ये नहीं कि एकदम से आप जो है कुछ अचानक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। और तीसरे नियम में उन्होंने कहा कि सीखने में चिंतन को कोई महत्व नहीं होता, अर्थात कि ज़्यादा चिंतन, ज़्यादा सोच करके, ज़्यादा विचार करके हम कुछ नहीं सीख सकते। उनका कहने का अर्थ ये था कि हमारे अंदर इच्छा हो और हम चीज़ों को बार बार करें, अभ्यास करें और उससे हमको संतोष मिले तो हम सीख सकते हैं। उसमें चिंतन को उन्होंने महत्व नहीं दिया। तो ये 3 निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे कि सीखना पशु व मनुष्यों में समान होता है, सीखना क्रमोत्तर होता है और सीखने में चिंतन को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों ये उपरोक्त 3 नियमों के आधार पर उन्होंने 3 निष्कर्ष दिए। उसके अलावा थॉर्नडाइक के कुछ गौड़ नियम भी हैं। इसमें जो थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम हैं। तो 3 नियम दोस्तों यहाँ लिखे हुए हैं। मानसिक स्थिति का नियम है, साहचर्य परिवर्तन का नियम है और आंशिक क्रिया का नियम है। ज़्यादा दोस्तों डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें जो है सिर्फ नियम आपको याद रखने की ज़रूरत है। इससे प्रश्न जो है नियम के अंदर से प्रश्न कम ही आते हैं, नियम से ज़्यादा व्याख्या में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो गौड़ नियम है सिर्फ जो है मुख्य नियम से ही प्रश्न अधिक बनते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों जो चौथा नियम है वो इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बताते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें जो चौथा नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नाम से ना पूछ करके ये इसको बार बार प्रयत्न एवं त्रुटि का नियम कहा जाता है। प्रयत्न एवं त्रुटि का नियम जो है किसने दिया, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके अलावा इनका लास्ट जो 5वां नियम है गौड़, वो है समानता का नियम। तो दोस्तों आप जो है तीनों मुख्य नियम याद रखें और 5 गौड़ नियम याद रखें। प्रश्न इसमें जो है यहाँ से ज़्यादा बनता है प्रयत्न एवं त्रुटि के नियम से।
तो दोस्तों अगला जो है थार्नडाइक में हम चलेंगे तो थार्नडाइक के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जो ईएल थार्नडाइक हैं उन्होंने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था अपना, सर्वप्रथम जो है बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। अच्छा, बिल्ली पर इन्होंने क्या प्रयोग किया था इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बिल्ली पर जब इन्होंने प्रयोग किया तो सर्वप्रथम इन्होंने बिल्ली को, एक भूखी बिल्ली थी उसको जो है थोड़ी बंद किया तो उसको भूख काफ़ी लगी थी तो उसके अंदर वो उछल कूद करने लगी, और जो उसका भोजन था वो उन्होंने पिंजरे के बाहर रख दिया, जिसमें उन्होंने मछली का टुकड़ा फंसा दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि भोजन में उन्होंने क्या रखा था, तो मछली का टुकड़ा था दोस्तों, और पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने से पिंजरा खुल जाता था। तो उसको भूख लगी होने के कारण बिल्ली उसके अंदर उछल कूद करती रही, अचानक उसका पैर लीवर के ऊपर पड़ गया। तो लीवर के ऊपर जब उसका पैर पड़ा दोस्तों तो उसका गेट खुल गया पिंजरे का, तो उसने तुरंत जाकर के अपना भोजन प्राप्त कर लिया। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये नोटिस किया कि जब उन्होंने कई बार बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और उसके बाद जो है बिल्ली ने ज़्यादा उछल कूद न करते हुए सिर्फ एक ही बार में सीधा लीवर पर अपना पैर रखा और अपना खाना प्राप्त कर लिया। तो इससे उन्होंने ये कहा, इससे उन्होंने यही सिद्धांत दिया एक कि लगातार जो है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने से उसके समय में कमी हुई और उसने उसके साथ में संबंध स्थापित कर लिया। बिल्ली ये समझ गई कि इस लीवर को दबाने से पिंजरा खुल जाएगा और अपना भोजन प्राप्त कर लेगी। तो इस प्रकार से उनका प्रयोग है अधिगम के क्षेत्र में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसी को जो है एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एसआर थ्योरी का मतलब ये है कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपक जो है इसमें क्या है, उद्दीपक जो है दोस्तों इसमें भोजन है, क्योंकि बिल्ली को भूख लगी है, बिल्ली को भोजन चाहिए, तो भोजन उद्दीपक का काम कर रहा है और उसी के प्रति जो है प्रतिक्रिया कर रही है बिल्ली भूख की वजह से। तो दोस्तों इस प्रकार जो है उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग एसआर थ्योरी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें एसआर थ्योरी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एस से जो है स्टिमुलस और आर से रिएक्शन, संबंधनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और व्यवहारवाद। दोस्तों एक और आता बिंदु व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने ही दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है थार्नडाइक के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना कि उनका जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, किस प्रकार से उनके प्रश्न बनते हैं। दोस्तों एक चीज़ रह गई है कि इसमें जो है उन्होंने एक एनिमल इंटेलिजेंस जो है पुस्तक लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस एक किताब लिखी थी, उसको भी आप याद कर लें, एग्जाम में कई बार पूछ देता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम चलेंगे तो उस पर हम बीएफ स्किनर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक अन्य जो है मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। चलते हैं दोस्तों बीएफ स्किनर जो हैं इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। आप इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लें, रट लें कि बीएफ स्किनर जी ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो उसके अलावा जो है उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। उन्होंने चूहे पर यह प्रयोग किया था दोस्तों कि चूहे को इन्होंने एक बक्से में बंद कर दिया था और उसमें लगा दिया था एक लीवर बक्से के अंदर, और एक पाइप के द्वारा खाना उस लीवर को दबाने से अंदर आता था। चूहे उसके अंदर उछल कूद करता रहा, उसके बाद जब उसका पैर लीवर पर पड़ गया तो खाना एक पाइप से द्वारा अंदर आ गया बक्से के। इस प्रकार से उसने काफ़ी देर के बाद ये सीख लिया कि किस प्रकार से हम एक ही बार में लीवर पर पैर रखेंगे और खाना आ जाएगा। तो उसने जो है संबंध बना लिया उस लीवर के साथ कि उस लीवर को दबाने से उसको खाना मिल जाएगा। तो उसकी उछलने की प्रवृत्ति में कमी हो गई, उसने जो है उससे संबंध स्थापित कर लिया लीवर के साथ। तो दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने जो है चूहे के अलावा कबूतरों पर और मनुष्यों पर भी प्रयोग किया। एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किनर ने जो है चूहों के अलावा कबूतरों पर भी प्रयोग किया, ये बात आप याद रखेंगे। और उन्होंने जो है स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत पर उन्होंने विशेष जोर दिया कि पुनर्बलन का सिद्धांत। तो दोस्तों उन्होंने पुनर्बलन के सिद्धांत पर जोर दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अलावा साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है इसको, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पुनर्बलन पर इनका जो है विशेष जोर था। इस प्रकार उन्होंने पुनर्बलन को दो भागों में विभाजित किया, धनात्मक और ऋणात्मक। पुरस्कार, भोजन, पानी, इन चीज़ों को अगर आप पुनर्बलन के रूप में देते हैं तो उसका सकारात्मक धनात्मक प्रभाव पड़ता है, और ऋणात्मक का मतलब है तीव्र रोशनी, तेज आवाज़, डांटना, दंड देना, ये सब जो है ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। तो इससे भी जो है सीखना प्रभावित होता है। जाते हैं दोस्तों पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों, पूरा नाम इनका आईपी पावलोव है। क्लासिकी अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंधन भी कहा जाता है इसको। इसके कई नाम है दोस्तों, नाम आप जरूर याद रखें क्योंकि नाम में आप कंफ्यूज जरूर जाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन देता है कभी क्लासिकी अनुबंधन लिख देगा, कभी प्रतिवादी अनुबंधन लिख देगा, कभी टाइप एस अनुबंधन लिख देगा। तो इन सभी को आप लोगों को जरूर याद करना पड़ेगा। कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। क्या प्रयोग किया था दोस्तों इन्होंने ये प्रयोग किया था दोस्तों, कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग ये किया
कि उन्होंने कुत्ते को एक निश्चित समय पर खाना देने की प्रक्रिया अपनाई। उस प्रक्रिया के दौरान कुत्ते को जब खाना दिया जाता था उस समय एक घंटी भी बजाई जाती थी। तो कुत्ते को जब खाना दिया जाता था तो स्वाभाविक रूप से जब खाना उसके सामने आता था कुत्ते के, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। खाने को देखते ही उसके मुंह से लार टपकना स्वाभाविक है। उसके बाद उसको खाना खिला दिया जाता था। अच्छा, खाना खिलाते समय घंटी भी बजा दी जाती थी। तो कुत्ते ने घंटी के साथ में अपना एक संबंध स्थापित कर लिया। इस प्रकार कुछ दिनों बाद जब कुत्ता अभ्यस्त हो गया खाने और घंटी के बीच में, तब ये देखा गया कि सिर्फ घंटी बजा देने से भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। उसको खाना नहीं दिया जाता था, सिर्फ घंटी बजाई जाती थी और कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। इसका कारण ये था कि कुत्ता ये समझ चुका था कि जब घंटी बजेगी तब उसको खाना मिलेगा। भले ही उसको खाना नहीं दिया जाता था फिर भी उसके मुंह में लार आने लगी। तो इस प्रकार से कुत्ते ने जो संबंध स्थापित किया घंटी के साथ, वो जो है उसका अनुबंध किया। तो दोस्तों ये उनका प्रयोग था। उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में साहचर्य कायम पर जोर दिया, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में एक घंटी भी आ रही है, वो साहचर्य का काम कर रही है यहाँ पे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें पूछा जाता है कई बार कि किस किस वैज्ञानिक ने किस किस कर अपने प्रयोग किए। तो आपको याद रखना, जैसे थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, उसी प्रकार स्किनर ने जो है चूहा और कबूतरों का प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों अगले वैज्ञानिक हमारे हैं, उन्होंने किस पर प्रयोग किया वो भी जानते हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं कोहलर महोदय। इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ के सिद्धांत को इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की एक अलग शाखा है जिन्हें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इसके अलावा कोफा और वर्दीमर भी गेस्टाल्टवादी हैं। तो दोस्तों गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक जो है वो कोहलर महोदय ने प्रतिपादित की थी, जिसमें उन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पर अपना प्रयोग किया था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक में उन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पर जो अपना प्रयोग किया है उन्होंने उसको लिखा है उसमें। तो दोस्तों उन्होंने क्या प्रयोग किया था? उन्होंने जो प्रयोग किया था, उन्होंने एक पिंजरे में वनमानुष को बंद कर दिया, सुल्तान को बंद कर दिया। उसके बाहर उन्होंने जो है उसका भोजन रख दिया, केले रख दिए। अब वो पिंजरे से बाहर तो केलों को ले उठा नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर दो छड़ी जो है दो रख दी पिंजरे के अंदर, जिसको जोड़ा भी जा सकता था। तो काफ़ी देर तक जो है सुल्तान इधर उधर अंदर टहलता रहा पिंजरे में। उसने हाथ भी लपकाया लेकिन केला उसको नहीं मिल पाया। फिर उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और उसने सूझ लगाई और उन जो है एक डंडी को उठाया, उससे उसने खींचा, नहीं पहुंचा। जब दोनों डंडी जोड़ करके उसने केले को खींचा तो केला उसने पा लिया और उसको खा लिया। तो इस प्रकार जो है उसने अपनी सूझ के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा उसने जो है अपने भोजन को हासिल कर लिया। तो इस सिद्धांत को उन्होंने जो है सूझ का सिद्धांत नाम दिया। तो दोस्तों इस प्रकार जो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो इस प्रकार दोस्तों जो अधिगम जो है के जो मुख्य सिद्धांत थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके जो है सर्वप्रथम जो है थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक के बाद आपके स्किनर हैं, आईपी पावलोव हैं और जो है कोहलर हैं। ये चारों मनोवैज्ञानिक बहुत प्रमुख हैं, इनसे प्रश्न आता ही आता है। इसके अलावा दोस्तों जो है एक दो सिद्धांत और भी हैं जिनको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रश्न जो है उनसे आ सकता है एक दो नंबर। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों जो है उपरोक्त के अलावा प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार रिपीट होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछ लेता है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, तो हल ने दिया, या हल ने कौन सा सिद्धांत दिया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने का भी एक सिद्धांत है जो हेगर्टी ने दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सभी जो है प्रमुख अधिगम के सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिकों को इस वीडियो में डिस्कस किया है, और आगे जो है हम अन्य सिद्धांतों को अधिगम के अलावा और बिंदुओं पर जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे व्यक्तित्व पर या बुद्धि पर या संज्ञानात्मक विकास पर, हम इन सभी का भी डिस्कशन आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो आगे के लिए जुड़े रहिए हमसे, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम आगे जो है कोई टॉपिक लेकर के आएँ उस पर आप वीडियो देखें। और दोस्तों तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट।